पिक्चर थोड़ा ये देखिए, पहला जो हमारा पार्टनर है वो है भाव्या, और दूसरा है साक्षी। इसकी ओल्ड रेशो है 3:2, और न्यू रेशो है 1:1। अब देखिए आईएफआर जो है, मैंने उसका नेचर बताया था कि जब कभी भी आईएफआर दे रखा होता है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नहीं तो ये आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आईएफआर जब कभी भी आपको लायबिलिटी साइड पे मिलेगा, आपने ऑपोजिट साइड में, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट को चेक करना है कि उसकी बुक वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है। अब ध्यान से देखिए, आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जो है वो 30,000 से नजर आ रहा है, ठीक है, और नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है कि इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया था, बुक वैल्यू का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपको अमाउंट कॉलम में दे रखी है बैलेंस शीट में, ठीक है। इसके अलावा उस जो अगर कोई भी अमाउंट आपको दे रखी है इन्वेस्टमेंट की, जैसे यहाँ पे 20,000 आपको एडिशनल में दे रखी है, ये इसकी मार्केट वैल्यू है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो बुक वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 30,000, जबकि जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 20,000। इसका मतलब आपकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू, इट इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, है ना। आपको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया था 30,000। आपका ये मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, आप ये मान के चलिए एक साल के अंदर अंदर वो 30,000 से 20,000 हो गया है। जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी उम्मीद होती है भी उस पर प्रॉफिट होगा हमें, है ना, वो बढ़ेगी। ये बढ़ने की बजाय घट गई। अब ये जो 10,000 का नुकसान है ये हम कवर अप करेंगे आईएफआर से, ठीक है बेटा। और हमें आईएफआर कितना दे रखा है ऑपोजिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में देखिए 20,000 का, और 10,000 हम इसमें से रिकवर कर लेंगे, यानी कि सिर्फ बचेगा 10,000। चलिए अब बनाते हैं सीधा जर्नल। ये देखिए ये जर्नल बन रहा है। सबसे पहले लिखिए ऊपर जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। इसका मतलब जब हम इसकी एंट्री डालेंगे आईएफआर की तो क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, हम इसे डेबिट करेंगे। मैं आपको रीजन बताती हूँ क्यों, बिकॉज हमें इसे कैंसिल करना है। हाँ, और मैंने इसी फॉर्म में आपको ऐसे समझाया था कि बेटा ये डेबिट होता है लायबिलिटी साइड में तो इसे डेबिट कर दीजिएगा, ऐसे समझाया था आपको, ठीक है बेटे, ऐसे बोला था। अकाउंट डेबिट, जस्ट वेट, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आप इसको प्लीज पूरा लिखिएगा। अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि हमें लॉस हो रहा है तो टू इन्वेस्टमेंट, ऑलराइट, और टू भाव्या एंड टू साक्षी, ओके। देखिए सबसे पहले आईएफआर में अमाउंट डाल दीजिए, कितना आईएफआर है 20,000 का। ये देखिए हमें नुकसान कितने का हुआ, नुकसान डालते हैं ना इन्वेस्टमेंट में, 10,000 का हमें नुकसान हो रहा है, डाल दीजिए। अब 20,000 में से 10,000 घटा दिया, बाकी का बचा 10,000, उसको 3:2 में बांट दीजिए, यानी कि 6,000 और 4,000। ये हमारी एंट्री बन जाएगी आईएफआर की, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब सेकेंड आपको दिया हुआ है गुडविल। गुडविल मैंने आपको समझाया था कि अगर बैलेंस शीट के अंदर हो, अगर ये बैलेंस शीट के अंदर हो
तो ये ओल्ड रेशो में जाता है, ठीक है, अगर पार्टनर्स इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन अगर गुडविल बैलेंस शीट से बाहर आ जाए तो वो हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में जाता है, ये समझाया था मैंने। इसका मतलब हमें सबसे पहले ओल्ड माइनस न्यू करके गेन टू सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। 3/5 माइनस 1/2। इसी तरह दूसरे वाले का 2/5 माइनस 1/2। चलिए अब देखते हैं जरा कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। चलिए ये देखिए हमारा रिजल्ट आ रहा है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके साक्षी जो है वो गेन कर रही है और भाव्या जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है। अब हमें नजर आ रहा है कि एक तो दो चीजें हमें उसमें गिवन है। एक तो गुडविल जिसकी अमाउंट है ₹24,000, ठीक है, तो हमें पता है कि गुडविल अगर बुक से बाहर हो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में जाती है। दूसरा जनरल रिजर्व, दो ये स्पेशल आइटम है, इसको ओल्ड में जाना चाहिए था, लेकिन स्पेशली लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब 23,400 ये भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में जाएगा। अब हम टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो कितनी जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 27,400। ओके, सो ये टोटल अमाउंट है जो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में जाएगा। अब इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, आपको अच्छे से पता है हमारी एंट्री, कोई भी चीज अगर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में जाती है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, तो इसका मतलब साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 2740 और इधर भी आ जाएगी 2740। फिर से देखिए इस कॉन्सेप्ट को, गुडविल आपको दिया हुआ है 24,000 और जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 23,400, टोटल हो जाएगा 47,400। अब ये 47,400 आप दोनों तरफ यहाँ पे भी 1/10 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाइड बाय 47,400 and here also multiplied by 47,400। तो ये कितना हो जाएगा 4740, यहाँ पे भी आ जाएगा और इस तरफ भी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है XYZ आर द पार्टनर्स। सो हमारे तीन पार्टनर्स हैं XY and Z। ओके, इनकी ओल्ड रेशो है 5:3:2 और न्यू रेशो है 2:3:5। अब अगर हम ओल्ड माइनस न्यू तभी करेंगे अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी, नहीं तो हम जरूरी नहीं है करना होता है ना। तो हम अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसकी रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है, ठीक है, तभी करेंगे, अदरवाइज दे विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। With effect from 1st April 2021, okay, they are going to change their ratio 2:3:5. They also decide to record the effect of the following accumulated profits, losses, and reserves
विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। बेटा ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। एक होता है क्वेश्चन में लिखा हो पास जर्नल एंट्री, ठीक है, एक टर्म होती है क्वेश्चन में लिखा हो पास एडजस्टमेंट एंट्री, ये दूसरी टर्म है। तीसरी होती है लिखा हो पास सिंगल एंट्री। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको आपको ना इसमें वो बताती हूँ फर्क। आपको कैसे पता चलेगा कि हमें करना क्या है? बहुत सिंपल सा है। लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री, दूसरे केस में लिखा हुआ है पास एडजस्टमेंट एंट्री, और तीसरे केस में लिखा हुआ है पास सिंगल एंट्री। ठीक है, अब याद रखना कि ये जो फर्स्ट टू केसेस हैं, सॉरी ये लास्ट टू केसेस जो हैं, पास एडजस्टमेंट एंट्री और सिंगल एंट्री, इस केस में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में चीजें जाती हैं अगर ऐसा कहीं लिखा हो। अगर सिंपल लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती हैं चीजें, और जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी एग्जैक्टली ओल्ड रेशो में जाएंगी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये ध्यान रखना इस बात को, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस केस में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पास सिंगल एंट्री, इसका मतलब हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में डालेंगे, चीजों को करना पड़ेगा भाई, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/10 माइनस 2/10। नेक्स्ट केस में हो जाएगा 3/10 माइनस 3/10, तो हमें नजर ही आ रहा है कि भाई न्यूट्रल रिजल्ट है ना। और लास्ट में हो जाएगा 2/10 माइनस 5/10। चलिए अब हम देखते हैं इफेक्ट। ये आ गया 3/10, सेकेंड वाले का आ गया नील, न्यूट्रल, और थर्ड वाले का आ रहा है -3/10। इसका मतलब z गेन कर रहा है और x सेक्रीफाइस कर रहा है, पर हमें सिंगल एंट्री डालनी है, याद रखना है। ठीक है, अगर हम नीचे देखें तो टोटल आइटम्स हमें तीन दे रखे हैं। कौन कौन से तीन आइटम दे रखे हैं? एक तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है जिसका अमाउंट है 6000। फिर हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, चलो ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका अमाउंट हमें दे रखा है 24,000। और तीसरा हमें दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और इसका हमें अमाउंट दे रखा है 12,000। अब सबसे पहले इसकी नेचर देखो। जनरल रिजर्व ये कहाँ पे आता है? लायबिलिटीज में। P&L ये भी कहाँ पे आता है? लायबिलिटीज में। लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आता है एसेट में। इसका मतलब ये ऑपोजिट नेचर का हुआ। ठीक है, जब हम इनका टोटल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जो सेम नेचर के उनको ऐड कर दो और जो ऑपोजिट नेचर के उसे माइनस, है ना। यानी कि 24 + 6 = 30,000, 30,000 माइनस 12,000, 18,000 आपका नेट इफेक्ट आ रहा है। This is your net effect. Net effect of all three items. Okay? अब इस नेट इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से 3/10 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 18,000 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो एक ही बात है, कर लेते हैं जरा। ये हो जाएगा 5400। चलो ठीक है, इसका मतलब हमारा अमाउंट आ रहा है 5400। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। ये देखिए, ये बन गया जर्नल का फॉर्मेट। और अगर कोई चीज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में जानी होती है वो तो बहुत इजी है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। सो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा। ठीक है, और अमाउंट आ जाएगी 5400, इधर भी और इधर भी। और बीच नीचे आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस एडजस्टेड। ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनता है जब हमारी लायबिलिटीज जो है वो रीअसेस होती हैं, या जो हमारी एसेट्स है वो रीवैल्यू हो जाती है, मतलब उनकी ना वैल्यू में या तो बढ़ावा होता है या घट घट जाती है वो। तो उस केस में हम नॉर्मल लायबिलिटीज, मैं सिर्फ नॉर्मल लायबिलिटीज और नॉर्मल एसेट्स की बात कर रही हूँ, मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स और लॉसेस की बात नहीं कर रही। बाकी की जो लायबिलिटीज होती है बैलेंस शीट में या एसेट्स होती है, ठीक है, तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फाइन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर आप नोट कर लो और फॉर्मेट भी।
particulars amount. सिंपल सा नेचर है यहाँ पे। अगर एसेट आपकी घटी तो आएगी, ठीक है, वैल्यू कम होगी एसेट की तो आएगी इधर जितने से कम हो रही है। और अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो वैल्यू बढ़े तो इधर आती है। और बेटा आपको अच्छे से पता है कि अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो हमें नुकसान होता है ना। इसी तरह लायबिलिटीज हमेशा हमें पे करनी होती हैं, तो अगर हमारी पेमेंट बढ़ जाए तो भी हमें नुकसान होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लॉसेस जब हो तो इधर और गेन्स जब हो तो इधर। अब वाइसा वर्सा है यहाँ पे, एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो इधर तो बढ़ेगी तो हमारा तो फायदा ही है ना, क्योंकि एसेट वो चीज है जिसके हम ऑनर हैं, मालिक हैं हम। लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो तो इधर, क्योंकि अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है इसका मतलब पहले हमें पेमेंट ज्यादा करनी थी, अब हमें पेमेंट कम करनी पड़ेगी, तो हमारा तो फायदा है भाई, हमारे पास कैश बचेगा। ठीक है, तो अगर लॉसेस होते हैं तो इधर और गेन्स होते हैं तो इधर। अब वही सेम चीज है, हर अकाउंट का सेम नेचर रहता है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुई, जो साइड ज्यादा होगी पहले हम उसका टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो डेबिट, इसका मतलब शॉर्ट है, बैलेंस इधर आएगा। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आ जाए तो वो प्रॉफिट कहलाता है, और हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे पार्टनर्स को बांट देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर क्रेडिट साइड में आ जाए तो लॉस कहलाता है बेटा। लेकिन इस केस में इसमें भी प्रोविजंस है इस चैप्टर में, तो लिख लीजिए ट्रीटमेंट कैसे होगा। नंबर 1, इफ पार्टनर्स want to realize the values of assets and liabilities profit or loss on revaluation will be shared in old ratio among all the partners. Number 2, if partners do not want to realize the values of assets and liabilities, profit or loss on revaluation will be adjusted in gaining to sacrificing ratio। और ये चीज मैंने समझाई थी कि मैं कहाँ पे कहीं पे भी ये वर्ड यूज करती हूँ, गेनिंग टू, ये टर्म गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इट मीन्स हमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा अगर और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इन दिस केस assets and liabilities will be recorded with new values, और इसमें in this case assets and liabilities will be recorded with old values। इसमें चेंज नहीं आएगा जो बैलेंस शीट पहले दी हुई थी ना वही बैलेंस शीट अब भी बन जाएगी, सेम टू सेम। सिर्फ सेकंड केस में सिर्फ कैपिटल्स बदलेंगी पार्टनर्स की। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।